डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है? बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन्स। ये सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अ न्यू सीरीज फॉर क्लास 9th। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्कूलिक एग्जाम्स, एकेडमिक एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड ध्यान रहे, यही चैप्टर्स, यही टॉपिक्स, यही कॉन्सेप्ट आगे जाके आप लोगों को 11th में भी काम आने वाले। जो भी स्टूडेंट बायो लेंगे उनको यही कॉन्सेप्ट्स आगे 11th में और ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म में होंगे। तो ये एक तरह से उनका बेसिक्स ही है, तो हमें इन पे अच्छे से फोकस करना है और कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। दिस सीरीज इज फॉर द स्टूडेंट्स जिनको अभी तक कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्लैरिटी नहीं आई, बट अब हम लोग आए हैं जो इन टॉपिक्स में आपको क्लैरिटी लाने में हेल्प करेंगे। सो वेलकम टू द इक्वेशन चैनल एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बायोलॉजी, फ्रॉम द टॉपिक व्हाई इज द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो सेल को हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? अच्छा, आपने ये सुना होगा कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की 1664-65 में, है ना? और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक ने सबसे पहला लिविंग सेल देखा। बहुत सारे ऐसे हम चीजें पढ़ते हैं। सेल की डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो भी हम ये लिखते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो यहां फंडामेंटल, द टर्म फंडामेंटल इज रिप्रेजेंटिंग टू थिंग्स। वन इज स्ट्रक्चरल and another is functional। हम अगर सेल की डेफिनेशन भी लिखते हैं ना बच्चा, तो हम क्या लिखते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। 9th में हम लोगों को जब डेफिनेशन लिखने को आती है सेल की, सेल के बारे में पूछा जाता है, तो सबके माउथ पे फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट सेंटेंस जो फॉर्म होता है वो होता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इवन आप 11th 12th पार करके कॉलेज में भी चले जाओगे, तब भी हर किसी को बायोलॉजी जब भी पढ़ा होगा उसने 9th 10th में, तो स्टूडेंट को ये तो याद ही होगा, चाहे वो एक मैथमेटिक्स का भी स्टूडेंट हुआ हो, तो उसको ये तो याद ही होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेंटेंस हमने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है, मल्टीपल टाइम्स हम इस बारे में बात करते हैं। लेकिन व्हाई, क्यों कहा जाता है, ये एक 9th के लिए बहुत ही क्लासिक सवाल है जो कई बार आपके स्कूलिक एग्जाम्स में, सीबीएसई बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है। मतलब सीबीएसई एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स में दिस इज द क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम पूछा गया है और कई बार बच्चे ऐसे सिंपल से सवाल में फंस जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू क्लियर इट आउट। हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए, तो हम ये बात करेंगे कि व्हाई इज इट कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड व्हाई इज इट कॉल्ड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को डिस्कवर करने वाले, इनके बारे में डिस्कस करने वाले आज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो आपको सवाल समझ में आ गया? अब सवाल के बाद आंसर पे आते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम कुछ सेल्स के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल। क्या सिर्फ यही होते हैं? नहीं, इनके अलावा फंगल सेल्स होते हैं, एल्गी के सेल्स होते हैं जिनको एल्गल सेल्स कहते हैं। एल्गी पता है ना, कई घर के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी जम जाता है, उसके साथ हरी हरी काई जम जाती है ना, वो एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी। तो उस ग्रीन एल्गी में भी सेल्स होते हैं, वो भी सेल से बने हैं, वो भी लिविंग क्रीचर है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सेल से बनेगा। ये बात हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आज हम उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, एल्गल सेल, फंगल सेल, ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स हो सकते हैं। जितने लिविंग क्रीचर, सबकी बॉडी सेल से कंपोज होगी। सो अगला टॉपिक, अब हम बात करेंगे अबाउट कि कैसे एक सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है। सबसे पहले एक सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है? A cell is considered to be a structural unit only and only because, ध्यान देना, जैसे आप हमारी बात करें, we are organisms, हम ह्यूमंस की बात करके चलते हैं, हम जल्दी आसानी से समझ लेंगे जब हम कोरिलेट करेंगे बेटा। ठीक है, देखो, अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, वी आर ऑर्गेनिज्म, वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किससे बनी होती है? ऑर्गन सिस्टम से। किससे बेटा? ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में क्या क्या सिस्टम्स हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम जिसके अंदर हमारी बोन्स एंड स्केलेटन आएंगे, एंड हमारा मस्कुलर सिस्टम जिसमें हमारी बॉडी के अलग अलग टाइप ऑफ मसल्स आएंगी।
देन आफ्टर दैट न्यूरल सिस्टम, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हमारी बॉडी की, एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हमारी बॉडी की ग्लैंड्स आ जाएंगी, एंड आफ्टर दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी इन सारे सिस्टम्स का एक्यूमुलेशन है। इसके अलावा और भी सिस्टम्स होते हैं छोटे मोटे अलग अलग, जैसे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इम्यून सिस्टम हमारा, ठीक है। जैसे कोविड में आपने इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के बारे में बहुत ही ज्यादा बातें सुनी होगी। वो इम्यून सिस्टम क्या है? जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इट इज अ वेरी डेडिकेटेड सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प्स इन फाइटिंग द इन्फेक्शंस टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम द इन्फेक्शंस एंड पैथोजेंस। ओके, ध्यान दो। तो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन सिस्टम से बने होते हैं। ऑर्गन सिस्टम किससे बना होता है? ऑर्गन्स से, अलग अलग ऑर्गन से। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पकड़ लेते हैं अभी। डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है? बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ऐसे अलग अलग पार्ट से मिलकर, या अलग अलग ऑर्गन बोल लूं मैं, इन ऑर्गनों से मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। तो मतलब ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सो ध्यान देंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऑर्गन किससे बनता है? ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जब बहुत अलग अलग टाइप के टिश्यूज एक साथ आते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, सो टिश्यूज जो है वो वैसे भी हम लोग अगले चैप्टर में कवर करते ही हैं। इसके बाद टिश्यूज ही आता है ना सेल के बाद, तो टिश्यूज उसमें कवर हो जाएगा। टिश्यूज क्या होता है ये हम वहां डिस्कस करेंगे। दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, किससे बना होता है? सेल से। और सेल भी क्या किसी से बना होता है? अच्छा, हमने बोला सेल स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। क्या सेल भी तो किसी ना किसी चीज से बना होगा? सेल बना है क्या? ऑब्वियस ही बात है, बना है। सेल बना है सेल ऑर्गेनेल्स से। तो बोले जब सर सेल ऑर्गेनेल्स सेल से छोटे होते हैं तो वाई आर नॉट दे कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? या लाइफ की सबसे छोटी यूनिट हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स को या इनसे भी और छोटी यूनिट्स को क्यों नहीं बोल देते? हम सेल को ही क्यों सबसे स्मॉलर लाइफ यूनिट कहते हैं? सबसे स्मॉलर यूनिट विच इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग, हम क्यों बोलते हैं ऐसा? इसका कारण है, ध्यान दें। अब इसमें हमारा आंसर यहां से स्टार्ट होता है। पहले तो आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट समझाया है, अब आंसर की तरफ जाएंगे। देखिए, स्ट्रक्चरल यूनिट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली लिविंग हो सकता है, उसके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो लिविंग कहला सकते हैं, ऑर्गन लिविंग कहला सकता है, टिश्यू लिविंग कहला सकता है, एक सेल भी लिविंग कहला सकता है। इंडिविजुअल सेल्स लिविंग होते हैं, जैसे आप बात करो बैक्टीरिया वगैरह, इंडिविजुअल सिंगल सेल है वो, लेकिन बावजूद लिविंग है। बट क्या अभी तक कभी सुना कि कोई सेल ऑर्गेनेल अपने आप से लिविंग है? एक इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल खुद से सर्वाइव नहीं कर सकता। इट रिक्वायर्स अ यूनिट जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गेनेल्स हो और वो मिलकर सर्वाइव करते हो। जैसे सेल ऑर्गेनेल की बात करूं मैं, अगर इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का। बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, ध्यान दे, हम एग्जांपल लिया माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या इस माइटोकॉन्ड्रिया को मैं इस सेल से बाहर निकालूं तो वो इंडिविजुअली सर्वाइव कर जाएगा? क्या वो जिंदा रहेगा? वो लिविंग कहलाएगा? नहीं। एक अकेला माइटोकॉन्ड्रिया या एक अकेला गोल्जी अपैरेटस या एक अकेला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इवन द न्यूक्लियस, ये इंडिविजुअल बॉडीज खुद से सर्वाइव नहीं कर सकते। दे रिक्वायर्स अ होल यूनिट जो साथ में रहे और मिलजुल कर फंक्शंस करे, तब जाके जिंदा कहला सकता है। तो एनी यूनिट विच इज स्मॉलर देन अ सेल कैन नॉट सर्वाइव बाय इटसेल्फ। दैट्स व्हाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल को इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। वैसे ही व्हाई इज इट कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट? बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की, तो सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है बच्चा? ओके, फंक्शनल यूनिट कहलाने के लिए क्या है इसके अंदर? देखो, वापस से पहले कॉन्टेक्स्ट में आएंगे हम लोग। तो कॉन्टेक्स्ट हमारा यहां यह है कि कोई भी एक सेल से छोटी यूनिट, अच्छा, किसी भी चीज को लिविंग कहलाना है। क्या कहलाना है? लिविंग। हम यूनिट ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं ना, तो किसी भी चीज को लिविंग कहलाना है तो उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? लाइफ प्रोसेसेस। क्या बेटा? लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, आप अभी यहां समझ जरूर रहे हैं ये टॉपिक। लाइफ प्रोसेसेस की बात कर रहा हूं मैं, आपको 4 नाम भी बताऊंगा यहां पर, लेकिन ये जो 4 नाम है ना, इनकी डिटेल आप 10th में पढ़ेंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग है 9th के बेसिक्स ही 10th में कहीं ना कहीं यूटिलाइज होंगे।
तो आपके 9 के बेसिक्स अगर मजबूत होंगे तो 10th की बोर्ड में आपको स्कोर करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसीलिए 9th के बेसिक हमें फॉर्म करते चलना चाहिए। और अगर हम लोग पीसीबी स्टूडेंट्स की जो बायो लेंगे आने वाले समय में, जिनको बायो की तरफ, डॉक्टर बनने की तरफ इंक्लिनेशन है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यह ध्यान रहना चाहिए कि नीट जो एग्जाम होगी उसके अंदर सेल एक बहुत ही मेजर पोर्शन है। अकेले सेल पे 3 चैप्टर्स है, 3 चैप्टर, और इंडिविजुअल चैप्टर का वेटेज लगभग 3 क्वेश्चंस। तो आप मान के चलो 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन मींस 9 टू 18, 9 4 36, 36 मार्क्स का तो सिर्फ सेल से ही आता है आउट ऑफ 720। तो इसीलिए सेल के बारे में जो नीट एस्पिरेंट्स है उन्हें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए इसका खास तौर पे ध्यान रखें। ओके, चलिए हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए लाइफ प्रोसेसेस बहुत जरूरी है। अगर कोई एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर सारी लाइफ प्रोसेसेस फॉलो हो रही हैं तो वो सब्सटेंस लिविंग कहलाता है। वो जो भी यूनिट है वो लिविंग कहलाएगी। व्हाट आर दीज लाइफ प्रोसेसेस? पहली है न्यूट्रिशन, किसी भी तरह से न्यूट्रिशन गेन करना। अलग अलग तरीके होते हैं बच्चा न्यूट्रिशन गेन करने के, तो वन ऑफ दोज मेथड को या मल्टीपल ऑफ दोज मेथड्स को चूज करके कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। दूसरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं, बाबा रामदेव थोड़ी हम लोग, ठीक, ध्यान देंगे। रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि फूड जो बॉडी में आया है उसका बर्न होना, उसका यूटिलाइज होना, उसका कंबशन होना, ऑक्सीडेशन होना और उससे एनर्जी बनना। मतलब फूड जो खाया है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाना इज रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। मतलब जो आपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस को गेन किया है, एनर्जी को गेन किया, उसको ऑर्गेनल्स को या अलग अलग सिस्टम में ट्रांसफर करना। जैसे अगर मेरे माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाई तो वो किसी दूसरे, मेरे गोल्जी को भी तो जरूरत होगी, मेरी बॉडी के सेल के गोल्जी को जरूरत होगी, तो गोल्जी तक एनर्जी पहुंचाना, दैट इज व्हाट यू कॉल ट्रांसपोर्ट। वैसे मेरी बॉडी में मैंने खाना खाया लेकिन उसके बाद मेरे मसल्स को डेवलप होने की जरूरत होगी, तो मसल्स डेवलप होने के लिए जो खाया हुआ न्यूट्रिशन उसको एब्जॉर्ब करके मसल तक पहुंचाना, तभी तो मसल ग्रो कर पाएगी। दैट इज व्हाट यू कॉल ट्रांसपोर्ट। एक्सक्रीशन, अच्छा जब इतना सारा प्रोसेस होगा तो वेस्ट भी तो जनरेट होने वाला है। उस वेस्ट को बॉडी से या उस बाय प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकाल देना, विल बी टर्म्ड एज एक्सक्रीशन। सो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है। अगर कोई यूनिट, कोई भी यूनिट, चाहे वो एक सेल हो या उससे बड़ी हो या उससे छोटी हो, अगर वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस एक ही बॉडी के विदिन या एक ही यूनिट के विदिन परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? लिविंग। एंड एनीथिंग लेस देन अ सेल, अगर मैं वापस वही बात करूं कि सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो क्या सारी लाइफ प्रोसेसेस फॉलो कर सकते हैं? तो नहीं। बट क्या एक सेल कर सकता है? तो हां, एक सेल कर सकता है। सेल से छोटी यूनिट नहीं कर सकती। हां, सेल से बड़ी यूनिट टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सब कर सकते हैं फॉर श्योर। दैट्स व्हाई सेल इज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज फंक्शनल। ओके, तो अब हम राइट करेंगे डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी होगी। व्हाट शुड बी इट्स आंसर? अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखने पे आए तो ऐसा लिखना चाहिए हमें। देखिए, सबसे पहले तो सेल की डेफिनेशन मेंशन कर देंगे कि व्हाट इज सेल, मतलब सेल को सीधा सीधा लिखेंगे कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसमें से ये स्ट्रक्चरल क्यों है? तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, और वो क्यों है? ऐसा लिखना चाहिए हमें कि एनीथिंग लेस देन अ सेल, कुछ भी हो, ऑर्गेनल हो, कोई मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग less than a cell cannot survive by
itself. ओके वो खुद से सर्वाइव नहीं कर सकता, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, इसीलिए उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट. एंड व्हाई इज इट कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट? सो विल ऐड इट. ओके अब फंक्शनल यूनिट क्यों कहलाता है? तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाई इज इट कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? अगेन वैसे ही आंसर लिखेंगे, anything less than a cell cannot perform all the processes required for living. So here our answer gets completed. ध्यान देंगे, अगेन हम एक बार फटाफट वाइंड अप कर देते हैं अपना नॉलेज. देखिए तो आंसर क्या होना चाहिए, सवाल क्या था सबसे पहले ये तो जाने. देखिए सवाल है हमारा कि व्हाई इज सेल कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? फंडामेंटल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. तो सबसे पहले तो हमारे आंसर में डेफिनेशन होना चाहिए हमारी. It should be the cell is the structural and functional unit of life. Why is it called the structural unit? तो structural unit कहने का जो रीजन है वो है anything less than a cell cannot survive by itself. वो खुद से सर्वाइव नहीं कर सकता. And why is it called the functional unit of life? तो functional unit of life का मतलब यहाँ ये है anything less than a cell cannot perform all the processes required for living. So here our answer ends. Hope you have enjoyed the video and we'll meet in the next one. Thank you.